Hello and welcome to my YouTube channel. This is Rupesh and in today's video we are going to discuss MCQ questions with solution of class 9 civics first chapter, what is democracy, why democracy. So let us start with the first question. So the first question is, the form of government in which the rulers are elected by the people is dictatorship, non-democratic government, monarchy, democracy. यहाँ पर चार ऑप्शंस गिवन है। आपको बताना है कि ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर लोग अपना रूलर्स खुद से चुनते हैं, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द नेशनल पीपल्स कांग्रेस फ्रॉम ऑल ओवर चाइना? दिस क्वेश्चन मीन्स कि चाइना में जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है वहाँ पर पूरे चाइना से कितने मेंबर्स को चुना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइना में जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है वहाँ पर टोटल 3000 मेंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर चाइना चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्टी ऑलवेज वॉन इलेक्शंस इन मैक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 अंटिल 2000? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मैक्सिको है उसको 1930 में आज़ादी मिली, और ऐसा कौन सा पार्टी है जो आज़ादी के बाद से लेकर 2000 तक इलेक्शंस जीतती रही? सिर्फ एक पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम होम? आपको बताना है कि जिम्बाब्वे ने अपना आज़ादी कब पाया था और किससे पाया था? तो जिम्बाब्वे ने अपनी आज़ादी पाई थी 1980 में, और किससे? फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो बेसिकली जिम्बाब्वे इज़ अ कंट्री इन अफ्रीका जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंस 1980 में पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टी हैज़ रूल्ड जिम्बाब्वे सिंस इट्स इंडिपेंडेंस एंड हु इज़ इट रूलर? आपको बताना है कि जिम्बाब्वे को जब से आज़ादी मिली है तब से वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी राज कर रही है, और उस पार्टी के लीडर का क्या नाम है? तो उस पार्टी का नाम है जानु पीएफ एंड द लीडर ऑफ जानु पीएफ इज रॉबर्ट मुगाबे। नेक्स्ट वन इज, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन डिड मुगाबे गिव हिज पीपल? सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो रॉबर्ट मुगाबे हैं, जो जिम्बाब्वे के लीडर हैं, उन्होंने अपने लोगों को जिम्बाब्वे में कैसे दबाया? जैसा कि हम पहले से ही जान रहे हैं कि जो रॉबर्ट मुगाबे हैं, जब से जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिला है तब से वहाँ के वो लीडर हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर दूसरे लीडर नहीं आते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी लीडर बनना चाहता है या कोई भी पब्लिक गैदरिंग होता है तो रॉबर्ट मुगाबे उसको दबा देते हैं, उसको प्रोटेस्ट करने ही नहीं देते हैं। तो देखते हैं हम लोग। द ऑप्शन नंबर वन इज, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। तो येस, ये होता है। वहाँ पर अपोजिशन जो पार्टी है उसके लीडर्स को मीटिंग तक नहीं करने दिया जाता है। बी, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। येस, जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं उनको वहाँ पर इलीगल घोषित कर दिया गया है। एंड देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। वहाँ पर एक ऐसा भी कानून बना दिया गया जहाँ पर आप अपने प्रेसिडेंट का क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सब तरीकों से मुगाबे ने अपने लोगों को वहाँ पर सप्रेस किया है। नेक्स्ट वन इज, व्हेन वाज मुगाबे फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस? यानी कि मुगाबे को अपने ऑफिस से ज़बरदस्ती कब निकाला गया, यानी कि उसको जो प्रेसिडेंट के पद से उसको ज़बरदस्ती कब हटाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कब हटाया गया? तो 2017 में। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फीचर्स इज आर नेसेसरी टू प्रोवाइड द बेसिक राइट्स टू द सिटीजन्स? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है या जो डेमोक्रेसी होता है वहाँ पर उनके सिटीजन्स को क्या बेसिक राइट्स होने चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन इज, सिटीजन शुड बी फ्री टू थिंक। येस, उनको सोचने की आज़ादी होनी चाहिए। शुड बी फ्री टू फॉर्म एसोसिएशंस, उनको एसोसिएशंस बनाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो येस। एंड शुड बी फ्री टू रेज प्रोटेस्ट, यानी कि उनको प्रोटेस्ट करने की भी पूरी आज़ादी होनी चाहिए। यही निशानी है ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी। दैट मीन्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज? यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसकी कुछ कमियां क्या है? जब हम चैप्टर पढ़े होंगे तो ये चीज़ तो हमको क्लियर होगा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट नॉट द परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो डेमोक्रेसी है उसके कुछ ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्या कमियां हैं? तो इनस्टेबिलिटी एंड डिलेज, तो यस
डेमोक्रेसी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बहुत देरी से होते हैं। करप्शन एंड हिपोक्रेसी, यस, जो नेता होते हैं डेमोक्रेसी में वो बहुत ज़्यादा करप्ट भी होते हैं। एंड सी है पॉलिटिशियंस फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, यानी कि बहुत सारे मौक़ों पर हमने ऐसा भी देखा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो काम से ज़्यादा बस एक दूसरे पर आरोप वगैरह लगाते रहते। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज। इट मीन्स कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है या डेमोक्रेसी होता है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं थ्रू कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। यानी कि अगर डेमोक्रेसी में कोई भी आप फैसला लेते हैं तो उससे पहले आपको कंसल्ट भी करना पड़ेगा और डिस्कशन भी करना पड़ेगा। आप अचानक से कोई भी फैसला नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी, यूएसए, यूके, इंडिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। कोई भी कंट्री जो है वो परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है या हो भी नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट विच इज़ अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विद दिस कॉन्फ्लिक्ट्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी सोसाइटी में जो अलग अलग लोग होते हैं उनका अपना अलग अलग ओपिनियन भी होता है और अलग अलग इंटरेस्ट भी होता है। आपको बताना है कि इन सब से डील करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो इन सब से डील करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो है इन सबों को, किसी भी सोसाइटी में जो भी लोग होते हैं उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ दीज केसेस कैन डेमोक्रेसी नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको बताना है कि दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनमें से ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन डेमोक्रेसी के पास नहीं होता। रिमूविंग पॉवर्टी कंप्लीटली, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल या गिविंग जॉब्स टू ऑल। तो रिमूविंग पॉवर्टी ऐसा नहीं है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर गरीब नहीं होते, या फिर वहाँ पर सबको एजुकेशन मिल जाता है, या फिर सबको जॉब्स मिल जाता है। दैट मीन्स इन तीनों ऑप्शंस का जो सॉल्यूशन है वो किसी भी डेमोक्रेसी के पास कंप्लीट रूप में नहीं होता। दैट मीन्स द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज परमिटेड अंडर रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग बाद में देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी है पुलिस हैज़ अ राइट टू किल एनीबडी। तो क्या पुलिस किसी को भी मार सकती है? नहीं। वुमन कैन बी पेड लेज़र सैलरीज, क्या वुमेंस को लेज़र सैलरीज मिलना चाहिए? नहीं, ये भी कहीं पर किसी भी कानून में नहीं लिखा है। या फिर प्रेसिडेंट कैन रूल फॉर एज लॉन्ग एज ही वांट्स, क्या प्रेसिडेंट जो है वो जब तक चाहे तब तक रूल कर सकता है? नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कैन बी पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर रहकर काम नहीं कर सकता, और अगर किसी भी देश का प्रधानमंत्री भी है अगर वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो उसको भी पनिश किया जा सकता है। यही रूल ऑफ लॉ के अंदर लिखा हुआ है। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन द केस ऑफ जिम्बाब्वे। आपको बताना है कि दिए गए जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जिम्बाब्वे के केस में सही है। तो पॉपुलर गवर्नमेंट्स आर ऑलवेज डेमोक्रेटिक, पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, या फिर बोथ बी एंड सी। आपको बताना है कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट होते हैं वो हमेशा डेमोक्रेटिक होते हैं, जो पॉपुलर गवर्नमेंट होते हैं वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं, और जो पॉपुलर लीडर्स हैं वो ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जिसको हम लोग सिंपली तानाशाह कह सकते हैं, मीन्स जो किसी दूसरे का नहीं सुनता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत समय से रूल करता आ रहा है वो पार्टी कभी कभी अनडेमोक्रेटिक भी हो जाती है, और उसका जो मेन लीडर होता है वो कभी कभी ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कैन द चाइनीज गवर्नमेंट नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इवन दो इलेक्शंस आर हेल्ड देयर। आपको बताना है कि हम लोग चाइनीज गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों नहीं कह सकते, जबकि चाइना में तो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। तो हम लोग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर जो भी सरकार बनता है वो एक ही पार्टी के द्वारा, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा बनता है। दैट मीन्स द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और जैसा कि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको ये चीज़ क्लियर होगा कि डेमोक्रेसी का एक फीचर ये भी होता है कि वहाँ पर सत्ता जो है वो बदलता रहता है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। लेकिन चाइना में क्या होता है कि एक ही पार्टी जो हमेशा वहाँ पर गवर्नमेंट बनाती है, इसीलिए हम लोग चाइना को एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड अ मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान इन 1999। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ या फिर नन ऑफ द अबव। सबसे पहले समझिए मिलिट्री कूप क्या होता है। तो मिलिट्री कूप वो होता है जब किसी भी देश का जो आर्मी है
वो अपने गवर्नमेंट से खुश नहीं होता है तो वो क्या करता है कि पूरा जो गवर्नमेंट का पावर होता है वो अपने हाथ में ले लेता है। तो पाकिस्तान में ऐसा कई बार हुआ। तो आपको बताना है कि 1999 में जो मिलिट्री कूप हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था बाय परवेज मुशर्रफ। दैट मीन्स द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स, यानी कि डेमोक्रेसी में हम अपने गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो होता है वो किसी एक टाइम पीरियड के लिए चुना जाता है। तो हम अपनी गलती सुधार कैसे सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई एक ऐसा गवर्नमेंट चुन दिया जो हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रही, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट इलेक्शन में हम उसको हरा देंगे और किसी दूसरी पार्टी को हम गवर्नमेंट में ला देंगे। तो डेमोक्रेसी में हम लोग अपना जो मिस्टेक्स है, जो गलतियाँ हैं, वो कैसे सुधार सकते हैं, बाय चेंजिंग द रूलर्स। दैट मीन्स द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, द रूलर्स कैन बी चेंज, यानी कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स है वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। आपको बताना है कि किसी भी सिटीजन्स का जो बेसिक राइट्स होता है उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गन होता है। तो वो होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि अगर किसी को लगता है कि मेरा जो राइट्स है उसका वायलेशन हो रहा है तो आप जाकर कोर्ट में केस कर सकते हैं। यानी कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है वो सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 person 1 vote मीन्स, यानी कि 1 person 1 vote का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है 1 person हैज़ 1 vote एंड ईच वोट हैज़ 1 वैल्यू। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। 1 person 1 vote का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही वोट कर सकता है और उसके एक वोट का जो वैल्यू है वो एक ही वोट होगा, चाहे वो सबसे अमीर आदमी हो या सबसे गरीब आदमी हो। फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या है कि जो इंडिया का जो सबसे अमीर आदमी होगा, जब वो एक वोट करेगा तो उसके वोट का वैल्यू एक ही होगा, और जो इंडिया का सबसे गरीब व्यक्ति है वो भी अगर एक वोट करता है तो उसके भी एक वोट का वैल्यू एक ही वोट होगा। दैट मीन्स द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन म्यांमार। म्यांमार में किस तरीके का गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, आर्मी रूल या फिर मोनार्की। यानी कि जो म्यांमार में जिस तरीके का गवर्नमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं आर्मी रूल, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो म्यांमार में है वो म्यांमार की आर्मी रूल करती है। हालांकि पिछले कुछ समय के लिए वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया था, बट उनको फिर से अब गवर्नमेंट से हटा के फिर से वहाँ पर आर्मी का रूल हो गया। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज़, हाउ आर द रूलर्स ऑफ सऊदी अरेबिया इलेक्टेड। यानी कि सऊदी अरेबिया में जो रूलर्स हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है। तो सऊदी अरेबिया में ना कोई इलेक्शन होता है, ना वहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप है। वहाँ पर रूलर्स कौन होते हैं, बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली। यानी कि जो सऊदी अरेबिया का जो रॉयल फैमिली है वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति पैदा लेता है तो वहाँ का रूलर बन सकता है। दैट मीन्स द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द ऑफिशियल हेड्स, द मोनार्क्स, दोज इलेक्टेड बाय द पीपल या फिर नन। आपको बताना है कि जो डेमोक्रेसी होता है वहाँ पर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किन के पास होता है। तो फाइनल डिसीजन पावर मेकिंग जो होता है वो होता है दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चूँकि पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, दैट मीन्स उनके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, those elected by the people. Next question is, which country has never been under a military or dictator's rule? क्यूबा, मैक्सिको, इंडिया या फिर नेपाल। आपको बताना है कि जो दिए गए 4 ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो कभी भी ना तो मिलिट्री रूल के अंडर रहा है ना फिर डिक्टेटर रूल के अंदर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। इंडिया हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइनीज पार्लियामेंट कॉल्ड। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या फिर पीपल्स कांग्रेस। आपको बताना है कि जो चाइनीज पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। दैट मीन्स द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। द लास्ट क्वेश्चन इज, एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द राइट टू वोट। यानी कि हर एक कंट्री का जो सिटीजनशिप रूल होता है वो अलग अलग होता है। तो एस्टोनिया ने अपना सिटीजनशिप रूल ऐसा बनाया ताकि वहाँ पर जो रशियन माइनॉरिटी लोग हैं उनको वोट करने का अधिकार ना मिले या फिर बहुत मुश्किल से मिले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।